हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉचम में। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आपको कोई ऐसा सिचुएशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक तरीका है, एक वे है ना, जिससे आप क्या करते हो, अपनी एंजाइटी को रिलीज करते हो। एक एडजस्टमेंट टेक्निक आप बोल सकते हो, है ना। एक ऐसी एडजस्टमेंट टेक्निक जिससे आप क्या करते हो, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की, उस सिचुएशन में ढलने की कोशिश करते हो, या ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई डिफेंस टेक्निक जहां पर आप क्या करते हो, उस सिचुएशन से बचना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप उस सिचुएशन में जाए या आप उस काम को करें, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म लगाते हैं। उस काम से बचने के तरीके, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं और उस तरीके से हम उस सिचुएशन से, उस एडजस्टमेंट टेक्निक से, है ना, अपनी एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, है ना, हम ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं। वो है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब ही क्या हुआ? डिफेंस का मतलब हुआ अपने बचाव के लिए कुछ करना, और अपने बचाव के लिए कोई मैकेनिज्म लगाना, कोई टेक्निक लगाना, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। उससे पहले इसके प्रॉपर डिफिनेशन को हम पढ़ेंगे कि आखिर कब, कैसे और किस लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म होता है ऐसी टेक्निक, है ना, ऐसी टेक्निक जिससे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है रक्षात्मक यांत्रिकता, है ना। इसको हिंदी में हम रक्षात्मक यांत्रिकता कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिफेंस मैकेनिज्म दिया किसने था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ साइको एनालिटिक और या फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने ही साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में हमसे बताया था। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह अपने पर्सनालिटी की, आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जो वो तीन एलिमेंट है, इद, ईगो और सुपर ईगो, काम करता है। इद, ईगो क्या है? हमारे मन की अवस्था है। चेतन मन, अचेतन मन, इस तरह की अवस्था है जो कि क्या करता है? ईद क्या कहता है कि आपको ये काम अपने प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ईद का काम क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ईद, ईगो और सुपर ईगो पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने तीन तरह की अवस्थाएं बताई थी, है, तीन तरह के एलिमेंट बताए थे, हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड है। वो क्या है? पहला है ईद, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। तो ईद क्या होता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। उसको अपने डिजायर को, अपने नीड को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, एक जिद्दी बच्चे की तरह। सुपर ईगो क्या करता है? नहीं, वो सुपर ईगो करता है वैल्यू पर, मोरल वैल्यू पर, मोरालिटी पर काम करता है कि नहीं, जो समाज के लिए सही है, जो सबके लिए सही है, वही काम करूंगा। यानी बहुत ही अच्छा, सीधा साधा, नैतिक बच्चा है ना। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसको हम बोलते हैं ईगो। वो क्या करता है? इन दोनों के बीच में बैलेंस क्या काम करता है, यानी उसका काम क्या करता है? ईद और ईगो के बीच में वो बैलेंस बनाता है कि बहुत ज्यादा जिद्दी होना या अपने सारे प्लेजर को आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, या बहुत ज्यादा अच्छे इंसान बनकर भी आप अपनी लाइफ को जी नहीं सकते हो। तो हमको क्या करना है? अपनी लाइफ को जीने के लिए एक बैलेंस की स्थिति को पैदा करना है, और उसके बाद हम काम करेंगे। तो वहां पे कौन काम करता है? ईगो करता है। और यही ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करता है और अलग अलग तरीके निकालता है जिससे कि ईद और क्या करते हैं, सुपर ईगो को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। इन दोनों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट किया जाए, तो वो क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन यूज करता है? ईद यूज करता है। किस लिए यूज करता है? ईद और ईगो यूज करता है। किस लिए यूज करता है? ईद और सुपर ईगो के
इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस पैदा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए आपको इतना समझ में आ गया, डिफिनेशन ये जो भी यहाँ पे नोट्स दिए वो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिए हुए, जबकि जो बीएड के एमएड के बच्चे हैं या यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनको पढ़ने में आसानी हो तो ये कंटेंट है। लेकिन अगर आप समझोगे मेरी बातों को तो आपको बहुत अच्छे से एक एक डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आएगा। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना वो हम अपने डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है और इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट। We arise because we feel threatened or because our ego become too demanding। हमारा ईगो जब too demanding हो जाता है तब हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। too demanding का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिमांड करना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए फोर्स करते हैं, है ना। और जब हम एंजाइटी फील करते हैं, हम अनईजी फील करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है और उस गलती से बचने के लिए हम अलग अलग रीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट अनकॉन्शियस लेवल एंड हेल्प वर्ड ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग। अनप्लीजेंट फीलिंग क्या है, एंजाइटी, और मेक गुड थिंग फील बेटर फॉर इंडिविजुअल। आपको अच्छा फील कराने के लिए, जैसे हम कुछ गलती कर दिए हैं और उसका एक हम अच्छा सा रीजन बता के हम अपने आप को क्या करते हैं, रिलैक्स फील कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं, वहां पे क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईगो डिफेंस। अब डिफेंस मैकेनिज्म को और हम क्या बोल सकते हैं, ईगो डिफेंस कह सकते हैं। ठीक है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर नेचुरल एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है और नेचुरल होता है, इसमें कोई बनावटी भगवान, ये जो अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए वो अपने आप हमारे अंदर से निकलना शुरू होता है। और ये क्या है, एक एडजस्टमेंट टेक्निक है, इट इज अ वे ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे और हम क्या पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। और एक और इसमें साइकोलॉजिस्ट थे जो कि सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी, बेटी थी, जिनका नाम था एना फ्रॉइड, उन्होंने भी इस पर काम किया था। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय सिगमंड फ्रॉइड इन हिज साइको एनालिटिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, these mechanisms protect the conscious mind from the contradictory between the animistic id and idealistic super ego। यानी अभी मैंने आपको समझाया ना कि डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ काम करता है, जब आपका जो एनिमेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, कौन, इद, कि नहीं मुझे तो करना ही है, हाथ पैर पीटना स्टार्ट करना है ना। और आइडियलिस्टिक यानी बहुत ज्यादा मोरालिटी को फॉलो कौन करता है, सुपर ईगो। अब इन दोनों को बहुत अच्छा होना और बहुत बुरा होना, यानी किसी चीज की अति जो होती है ना वो हानिकारक होती है, और इन दोनों में बैलेंस कौन करता है, ईगो करता है। किसके थ्रू करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके, यानी रक्षात्मक यंत्र का यूज करके। ठीक है, अब ये सब कुछ आपको डिफेंस मैकेनिज्म है ना, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को बताऊंगी आपको, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन इस वीडियो से रिलेटेड रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म हमें पढ़ना है डिनाइल। डिनाइल क्या होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। ऐसी चीज जो रियलिटी में हुई है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको टीवी सीरियल में एक हमेशा सुनने को मिलता है कि टीवी सीरियल में क्या, फोन आया कहीं से और जिसने फोन उठाया, चाहे वो एक्टर की माँ हो, बीवी हो, बहन हो, और वो क्या चिल्लाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, डिनाइल है। उसने सुना कि हीरो की मौत हो गई है, ये हीरो का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना। तो वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हमारे सोल्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है उस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो कहती है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे बीच से जा नहीं सकते। तो ये क्या होता है, डिनाइल। यही होता है डिनाइल, और ये आपके बीच में अक्सर होते रहता है, आप लोगों के बीच में, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो या आप नहीं जानते हो कि ये तो एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है ना। जब हम अपने लॉस को, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहां पे हम डिनाइल वाली डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। For instance, someone with substance use disorder might not be able to clearly see his problem। हम अपने प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं देख पाता है, वो क्या है, डिनाइल। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे रिप्रेशन।
व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन को हम सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉरगेटिंग यानी किसी चीज को भुलाना, भुलाने की कोशिश करना। इन दिस द इंडिविजुअल ट्राइंग टू फॉरगेट हिज अनप्लीजेंट आइडियाज, नेचर्स एंड मेमोरी इनटू अनकॉन्शियस माइंड। क्या करता है इसमें? इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ ऐसी घटना उसके साथ घटी रहती है जिसको वो क्या कहता है, वो सोचना नहीं चाहता, उसके बारे में नहीं सोचना चाहता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ऐसा अनप्लीजेंट आइडिया उसके माइंड में आ रहा है या अनप्लीजेंट कोई घटना घटी है उसके साथ, है ना, तो उसको क्या करता है, उसको भुलाने की कोशिश करता है अपने मेमोरी से, अपने माइंड से हटाना कि नहीं मुझे इसको याद नहीं करना। इसी को तो कहते हैं ऐसी चीजें जिसको जो सेलेक्टेड है लेकिन उसको क्या करना है, फॉरगेट करना है, भूल जाना है, वो क्या है, रिप्रेशन। ठीक है, तो इसको वो अनकॉन्शियसली माइंड में वो भुला देना चाहता है, तो वो होता है रिप्रेशन। जैसे आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी, जैसे आप गए और आपके साथ आप गए कहीं, है ना, और आपके साथ ऐसी चीज हो गई जो आपने उम्मीद नहीं की थी, तो वो बार बार आपके माइंड को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, टारगेट करेगा। तो उसको धीरे धीरे समय के साथ, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट को आप धीरे धीरे समय के साथ अनकॉन्शियस माइंड में भूलना स्टार्ट करोगे, वो होता है रिप्रेशन। ठीक है, एक होता है रिग्रेशन। दोनों अलग चीज है, दोनों को आप ध्यान में रखना, स्पेलिंग पर ध्यान देना। एग्जामिनेशन में रिप्रेशन रिग्रेशन दोनों दे दिया रहता है और बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स अनवांटेड थॉट, फीलिंग एंड मोटिव ऑन टू अदर। दैट मीन्स ब्लेम अदर पर्सन और सिचुएशन फॉर ओन मिस्टेक। यानी आपका खुद का मिस्टेक है लेकिन आप अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे पर्सन पर क्या कर रहे हो, अपनी गलतियों को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मेरी गलती नहीं थी, ये चीज मेरे कारण नहीं, ये तो आपके कारण हुई है ना। तो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट अनवांटेड थॉट, फीलिंग एंड मोटिव इनटू अनदर पर्सन। ठीक है, देखिए तो कैसे होता है, जैसे आपके टेबल पर ग्लास रखी है, कांच की ग्लास रखी हुई है, ठीक है, और आप किससे क्या हुआ, आप साइड से जा रहे हो, आपसे क्या हुई, वो ग्लास टूट गई। ठीक है, तो आप चिल्लाओगे कि ये ग्लास किसने यहाँ रख दिया, है ना, आप ये चिल्लाओगे। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपसे वो टूटी है। आप इस चीज को आपका पूरा फोर्स, आपका फोकस किस पर है कि मैं ये साबित कर दूं, इस चीज को साबित कर दूं, इस चीज को प्रोजेक्ट कर दूं कि ये मेरे से गलती से टूट गई है, ये मेरे से नहीं टूटती अगर यहाँ पर ग्लास नहीं रखी हुई। तो आप क्या चिल्लाते हो, अरे ये ग्लास यहाँ किसने रख दी, देखो तो टूट गया। यानी जिसने रखी थी उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन रियलिटी में गलती किसकी है, आपकी गलती। अगर आप वहां देख के चलते तो आपसे ग्लास नहीं टूटती। दैट मीन्स ये क्या है, प्रोजेक्शन। आप दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपनी गलती को ब्लेम कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। Displacement involves taking out our frustration, feeling, impulse on a people or object that are less threatening. Displacement क्या है, ऐसा फ्रस्ट्रेशन, आपकी ऐसी फीलिंग, ऐसा इम्पल्स जो कि आप उस पर उतारते हो जो कि आपसे कमजोर है, जहां पे आपकी चलती है। आप वहां नहीं उतार पाते हो जहां पर जो आपसे देखने में बहुत मजबूत है ना, देखने में आपसे स्ट्रांग है ना। यानी यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखोगे, अ पर्सन गेट एंगर एट देयर बॉस बट डिस्प्लेस दैट एंगर ऑन देयर स्पाउस। यानी एक ऐसा पर्सन, जैसे आप इस सिचुएशन देखो कि आप ऑफिस में हो और आपके बॉस ने आपको डांट दिया, है ना, या आप किसी स्कूल के टीचर हो, आपको प्रिंसिपल ने डांट दिया और सबके सामने डांट दिया। तो प्रिंसिपल पर या अपने ऑफिस के बॉस पे तो आप अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हो कि हैं आपने कैसे मुझे डांट दिया, इस तरह की बात आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी जॉब जा सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, बंदा घर आता है और घर आके अपने बच्चे, अपने स्पाउस यानी अपनी वाइफ को क्या करता है, डांटता है और सारा गुस्सा वहां निकलता है। लेकिन ये इसका मतलब क्या, गुस्सा कहीं और का और निकल गया कहीं और। एक और एग्जांपल आप देखोगे कि क्या होता है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो, ठीक है, यानी एक लेडी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि एक फीमेल है, लेडी के बारे में, अगर वो क्या कर रही है, उसको उसमें बहुत वर्कलोड अगर पड़ गया है तो क्या होता है, वो अपने इन लॉज के आने से तो वो अपने इन लॉज को नहीं कुछ बोल पा रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती है और मारना पीटना शुरू करती है। ये सिंपल जो डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, आप लोगों के साथ होता होगा। अगर आप फीमेल हो तो आप इससे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते होगे, क्योंकि आप अपने सास ससुर, अपने इन लॉज को तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो वहां पे क्या करोगे, आप अपने बच्चे को कूटना शुरू करते हो कि ये ले तू पढ़ नहीं रहा है, मतलब किस बिना रीजन के
बच्चा पढ़ भी रहा है फिर भी उसको फोर्सली पीट रहे हो कि नहीं ये ले, तू पढ़ नहीं रहा है, ये ले थप्पड़ खा, है ना। तो इस तरह की बातें जब आप करते हो तो क्या है, गुस्सा कहीं का और निकालना कहीं और है। और निकाल कहाँ रहे हो, जो आपसे कमजोर पर्सन है, जो आपसे स्ट्रांग नहीं है ना, जहाँ पे आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे कि जब पर्सन ऑफिस में कुछ नहीं बोल पाता है और अपने बच्चों पर आके अपना गुस्सा उतार देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है रिग्रेशन। मैंने बताया था ना कि रिप्रेशन और रिग्रेशन में अंतर होता है, तो आपको एग्जामिनेशन में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दोनों को स्पेलिंग पर ध्यान देना। तो ईगो रिवर्ट टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है ना, तो ईगो क्या करता है, आपको अपने अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज में आपको चाइल्डिश बिहेवियर करने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। कभी कभी देखोगे बहुत जल्दी लोग रोना स्टार्ट करते हैं, कब, क्योंकि वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो रोना शुरू करते हैं। तो रोना किसका काम होता है, छोटे बच्चों का काम होता है। तो अर्लियर स्टेज में अब जब ईगो आपको भेज देता है, उसकी तरह बच्चों की तरह आप बिहेव करने लगते हो, तो वो क्या होता है, रिग्रेशन। अ पर्सन टू साइकोलॉजिकली गो बैक इन टू टाइम ए पीरियड व्हेन द पर्सन फेल्ट सेफर। क्या होता है, आदमी क्या करने लगता है, अपने उस सिचुएशन में पहुंच के क्या करने लगता है, अपने आप को सेफर फील करता है ना। अ चाइल्ड में बिगिन टू सक देयर थंब। बहुत बार बहुत सारे चाइल्ड क्या करते हैं कि अपने थंब को चूसना शुरू कर देते हैं। अगेन वेट द बेड व्हेन दे नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल, है ना। तो ये होता है रिग्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे, रिग्रेशन के बाद है सप्रेशन। सप्रेशन है सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग का एक पार्ट, ठीक है ना। सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग ही सप्रेशन, एक सेलेक्टिव फॉर्गेटिंग हमने क्या पढ़ा था, एक पीछे भी पढ़ा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे इसको हम बोलेंगे सप्रेशन को भी सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। एक हमने पढ़ा था ना अभी आगे, ये देखा, रिप्रेशन को भी सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग कहते हैं। और यहां पर आप देखो सप्रेशन को भी सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा चीज, ऐसी घटना जिसको आप याद नहीं करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर दोनों में सिचुएशन अलग है, दोनों को सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी रिप्रेशन मतलब क्या होता है, दबा देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना, अपनी यादों को, अपनी मेमोरी को दबा देना, जो कि आपके लिए अनप्लीजेंट है, आप उसको याद नहीं करना चाहते हो। इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग होता है। सिचुएशन क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, रिप्रेशन and suppression are very similar defense mechanism which people use in order for them to cope with a stimulus that can harm them, है ना। ये उसी सिचुएशन जो आपका वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, वो सिचुएशन, उससे आप विचलित हो उठते हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, या किसी चीज को भूल जाना। अब ये सिचुएशन और उस सिचुएशन में क्या अंतर है, यानी यहाँ पे मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिप्रेशन एंड सप्रेशन। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में मैं आपको बता रही हूँ कि है क्या। देखिए, ये क्या होता है, कोई इंसिडेंट हुआ आपको और जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन में भूल जाते हो। लेकिन ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये मतलब ये होता है टाइम के साथ आप भूलना शुरू करते हो। यानी रिप्रेशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, हम बोलते हैं ना कि अरे समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप बहुत दुखी हो, तो धीरे धीरे मतलब आपका एक नंबर से छूट गया, तो आप धीरे धीरे उस चीज को टाइम के अकॉर्डिंग भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन सप्रेशन क्या होता है कि जैसे कोई माँ बाप है और उसका जवान बच्चा चला जाए, है ना, यंग चाइल्ड उसका उन लोग के बीच से चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो माँ बाप क्या करते हैं, जानबूझ के उस चीज को भूलना शुरू करते हैं कि नहीं, हमें उन्हें याद नहीं करना। तो ये क्या होता है, ये चेतन मन से होता है, ये अचेतन मन से, ये अनकॉन्शियस माइंड से होता है, ये कॉन्शियस माइंड से होता है। ये समय के साथ भूलते हैं और इसको इंसान ऐसा बिहेव करता है कि नहीं, मुझे तो अब याद ही नहीं करना। मतलब एक आध 10 दिनों में वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो उस चीज को नहीं याद करना। तो वो सिचुएशन होती है सप्रेशन, है ना। अब यहाँ पे वेयर एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली पुश अनवांटेड थॉट और इमोशन आउट ऑफ देयर अवेयरनेस, है ना। समझ में आया ये किस दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। चलो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, कन्वर्टेड अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू मोर एक्सेप्टेबल आउटलेट। अब इसमें क्या है कि किसी पर्सन को बहुत गुस्सा आता है ना,
बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करता है, हाथ पैर उसका चलते रहता है ना, इतना गुस्सा आता है ना कि कभी कभी अपने बच्चों को मार देता है, किसी को भी उस पर उसकी हाथ उठ जाती है। तो सब्लिमेशन क्या है कि आपका जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करना है, आपकी एनर्जी जो है उसको चैनलाइज करना है कि आप करो, लेकिन आप किसी को भी उठा के मारना शुरू करोगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो यहाँ पर ईगो क्या करता है, उसके एनर्जी को चैनलाइज करता है, डाइवर्ट करता है अलग डायरेक्शन में कि आप इस गुस्से का यूज कहाँ करो, आप रेसलिंग में करो, है ना, आप रेसलिंग में करो, आप क्या करो, बॉक्सर बन जाओ और सामने वाले को जो आपके साथ लड़ रहा है बॉक्सिंग कोर्ट में उसको मारो। ये नहीं तो आपको ये क्या होगा, जब आप बॉक्सिंग कोर्ट में आप जब बॉक्सर बन जाओगे, आपकी जो ये एनर्जी है मारपीट करने वाली, आपकी जो प्रवृत्ति है मारपीट करने वाली, आप किसी इनोसेंट इंसान को मारोगे तो वो क्या होगा, सोशली एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप रेसलिंग में या आप जाओगे बॉक्सिंग कोर्ट में जाके अगर आप सामने वाले ओपोनेंट को मारोगे तो वहां पर इसको सोशली एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि सब्लिमेशन का मतलब है कि क्या करना है, आपकी जो गुस्सा है आपको उसको कंट्रोल करके, चैनलाइज करके, डाइवर्ट करके दूसरे डायरेक्शन में भेज देना है, सब्लिमेशन, जो कि सोशली एक्सेप्टेड हो। अब बहुत सारे आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, वो क्या करते हैं, वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, अनहैप्पी है, तो वो क्या करते हैं अपनी फीलिंग को दूसरे वे से, दूसरे तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, गाने के रूप में उस तरह का गाना लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, उस तरह की म्यूजिक देते हैं जिससे अपनी एंजाइटी को कम करते हैं और फीलिंग के थ्रू अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रैशनलाइजेशन, यानी रैशनल ले देना, ठीक है ना, जस्टिफाइंग एन अनएक्सेप्टेड फीलिंग और बिहेवियर विथ लॉजिक, यानी ऐसी कोई लॉजिक देना जो कि आपको अपने आप से बचा दे, यानी ऐसा कोई रीजन देना जहां पर आप अपने फेलियर को प्रोटेक्ट कर सको। आप किसी चीज में फेल हो चुके हो या आपका किसी एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आया है तो अपने मम्मी पापा से क्या करोगे, ऐसा रीजन देना। फादर मदर क्या पूछे, बेटा आपका मैथ्स में इतना मार्क्स क्यों कम आया, तो पापा टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था सारे टॉपिक को, ये आप क्या दिए, रैशनले दिए, यानी कि आप ऐसी लॉजिक को शो किए जिससे आप आप अपनी गलती नहीं बता रहे हो, आप अपने टीचर की गलती बता रहे हो, ऐसी रीजनिंग देना, ऐसा तर्क देना जिससे आप अपने आप को सही कर सको, अपनी गलती को प्रोटेक्ट कर सको, वो होता है रैशनलाइजेशन, है ना। Justifying an unexpected feeling or behavior with logic, rationalization not only prevent anxiety को, but it may also protect self-esteem and self-concept, यानी अपने self-esteem को बचाने के लिए, अपने self-concept को बचाने के लिए हम rationalization डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। हम ऐसी लॉजिक, ऐसी रीजनिंग को यूज करते हैं जो कि जस्टिफाई रहे, हमारे अपने गलती को वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आप बहुत बार कहते हो कि अरे आपने 9 ही क्वेश्चन क्यों बनाए, 10 क्वेश्चन क्यों नहीं, पापा मैम ने क्या किया था ना कि 5 मिनट लेट मेरे को पेपर दिया था जिसके कारण मैं ये कर नहीं पाया, मतलब उल्टा सीधा, मेरी पेन जो थी ना वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी इसलिए मैं नहीं लो, मतलब आप ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ मेरी गलती है, मेरे कारण ये नहीं हुआ। अब ये एक और रैशनलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक बताऊंगी कि समवन रिजेक्ट फॉर ए डेट माइट रैशनलाइज बाय टेलिंग देमसेल्फ टू अदर पर्सन वाज नॉट अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब 2 कपल मिलते हैं शादी के लिए तो बहुत बार क्या होता है ना, जनरली देखोगे कि लड़के वाले ही लड़की को नाक पसंद कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लड़की क्या होती है, लड़की ही लड़के को मना कर देती है, तो वहां पे लड़के का ईगो हर्ट करता है, बोलते हैं ना कि ईगो हर्ट कर गया, तो वहां पे क्या है, तो लड़का क्या करेगा, अपने आप को ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेगा अच्छा है ना कर दिया, वो लड़की भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, है ना, कि मैं उससे शादी करूं। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉर्मेशन, इसको प्रतिक्रिया का निर्माण कहते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है
अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ, यानी बाहर कुछ अंदर कुछ, आपकी फीलिंग कुछ और है लेकिन आप शो कुछ और कर रहे हो। ए क्लासिकल एग्जांपल इज ए यंग बॉय हु बुली अ यंग गर्ल because on a subconscious level he attract to her consciously. He can't face the reality of his romantic feeling, so he's expressed distaste towards her instead of appreciation. मतलब इसमें क्या है कि कोई लड़का है कॉलेज में जो कि किसी लड़की को पसंद कर रहा है, लेकिन वो लड़की क्या है ना, उस लड़के को भाव नहीं दे रही है। तो वो क्या करता है, उसको अंदर से तो वो पसंद कर रहा है, लेकिन क्या करता है ना, ऊपर से क्या शो करता है कि अरे वो लड़की जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो वो मुझे बार बार देखती रहती है। लेकिन ऐसा है नहीं, बात कुछ और है लेकिन आप बता कुछ और रहे। यानी अंदर में आपके मन में है कि वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप शो क्या कर रहे हो कि वो मुझे ना पसंद है ना। तो इसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ए मैन सेल्फ स्टीम इज थ्रेटेंड बाय द पॉसिबिलिटी दैट ही इज नॉट मैस्कुलिन। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि बहुत बच्चों उसको क्या होता है, किसी मैन को फील होता है ना कि मेरे में जो मैस्कुलिन वाला बिहेवियर है, जो आदमी वाला बिहेवियर है, वो मेरे में उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो लोग मुझे बुली करेंगे, लोग मुझे हंसेंगे कि यार लड़की की तरह बोलता है, लड़की की तरह चलता है। इस तरह के आप बातें डे टू डे लाइफ में आप फेस करते होंगे। तो वहां पे वो आदमी क्या करेगा कि जो भी एक मेल की जो क्वालिटी है ना उसको ज़्यादा यूज़ करेगा, वो बहुत लाउड साउंड में बोलेगा, है ना, इस तरह की एग्रेसिवनेस दिखाएगा। तो वो ये सब क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ। नेक्स्ट देखेंगे फिक्सेशन। देखिए क्या होता है ना कि फिक्सेशन है एक सिगमंड फ्राइड का एक साइको सेक्सुअल थ्योरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं ना, तो उसमें बहुत सारे स्टेज, उस स्टेज में से जो ओरल, एरल और फेलिक स्टेज आता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो ऐसी इच्छाएं जो बचपन में फुलफिल नहीं हो पाई, वो दबी की दबी रह गई, तो वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है, और वो फिक्स होके आगे चल तक वो बनी रहती है। जैसे बच्चों का क्या होना, बच्चे जैसे अंगूठा चूसते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों का ये चीज़ें क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती हैं और लंबे टाइम तक आपके लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो होता है फिक्सेशन। फैंटेसी क्या होता है, खुली आंखों से सपना देखना। आपके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हो कि काश मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होता, मैं लैम्बोर्गिनी से चलता, मेरे पास थार होता, और मेरे पास बुगाटी होता। इस तरह की चीज़ों से मैं चल रहा हूँ। आप जगतियास आप देख रहे हो, आप ये कर रहे हो कि वाह मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, मैं एक्टर बन गया हूँ, वाह मेरा स्वागत शाहरुख खान कर रहा है। इस तरह की जब आप जगती आंखों से सपना देखते हो ना, तो वो क्या होता है, फैंटेसी होता है। यानी आपको इच्छा थी, देखिए हर किसी को ऐसा, अभी आजकल इतना रील्स वगैरह बन रहा है कि सब लोग अपने आप को एक्ट्रेस और एक्ट्रेस समझने लगे हैं ना, ये रियलिटी है। लोग को लगता है, अब वो क्या हो, यहाँ पे फैंटेसी हो रही है, यहाँ पे क्या है, लोग क्या है, सब लोग तो हीरो या हीरोइन बन नहीं सकते, तो लोग रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू अपनी इस इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, जगती आंखों से दिखा रहे हैं कि वाह मैं भी हीरोइन की तरह चल रही हूँ, मैं हीरो की तरह बाइक उड़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, फैंटेसी है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैंटेसी। फैंटेसी इज ए रिट्रीटिंग इनटू योर इमेजिनेशन टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अटेंटेबल गोल। जो गोल आप पूरा नहीं कर सकते हो, वो अपने सपने के थ्रू, जगती आंखों से सपना देख के आप, यानी डे ड्रीमिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। तो ये है, चिल्ड्रन कॉमनली यूज दिस डिफेंस मैकेनिज्म बट एडल्ट स्ट्रगलिंग विथ स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस में ऑल्सो यूज दिस मैथड। ठीक है, for example, someone working long hour month after a month feeling burnt out, they might use fantasy to think about the vacation they will take when they have to opportunity. They might imagination they do on a vacation and how they feel. क्या होता है, बहुत थक जाता है ओवरलोड से, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ देर के लिए वो सोचने लगता है कि काश मैं वादियों के बीच में रहता और मैं घूमता रहता, है ना। आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी अपने आप को किसी ऐसे पर्सनालिटी से जोड़ना या ऐसी चीज़ों से जोड़ना जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है सोसाइटी में, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे तेरे नाम की तरह बाल, तेरे नाम जो फिल्म आई थी उसमें सलमान खान ने जो अपनी हेयर स्टाइल रखी थी, उस तरह की हेयर स्टाइल बहुत ही लड़कों ने कॉपी की थी, और वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, जहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी बड़े पर्सनालिटी से, यानी अपने आप को जोड़ना किसी बड़े पर्सनालिटी से, है ना। आप किसी एग्जीबिशन में गए हो और आपके एग्जीबिशन में
कोई ऐसी सेलिब्रिटी आ गई तो आप क्या करोगे, उसके साथ आप फोटो क्लिक कराओगे और फेसबुक व्हाट्सएप पर क्या करोगे, अपलोड करोगे और वो दिखाओगे कि ये जो सेलिब्रिटी है इसके साथ मेरी फोटो है, मेरी इससे बातचीत हुई थी। क्या है, आइडेंटिफिकेशन शो करना है ना। आइडेंटिफिकेशन इज ए ईगो डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज वेयरिंग डिग्री मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइक समवन एल्स। यानी मैं उसकी तरह दिखता हूँ। बहुत लोग क्या होता है, एक्ट्रेस की तरह बाल रखना शुरू कर देते हैं, उसकी तरह ड्रेस वेयर शुरू करना शुरू करते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ आइडेंटिफिकेशन। एक है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेकअप, यानी अपने मेकअप करना है ना, मेकअप फॉर अ परसीव एरिया ऑफ वीकनेस इन देयर लाइफ। यानी आपने क्या किया, कंपनसेशन क्या है, आप अगर पढ़ाई में फेल हो, आप पढ़ाई में आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप स्पोर्ट्स में, आप म्यूजिक में, किसी कोई और एरिया चुन लो और उसमें आगे बढ़ रहे हो। तो ये क्या हुआ, आपने कंपनसेट किया, मेकअप किया, क्या किया, उस फेलियर को दूसरे फील्ड में सक्सेस पाकर उस क्या किया, उसको कंपनसेट किया। तो क्या होता है, कंपनसेशन होता है। देखिए कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन, इसमें अंतर होता है। कंपनसेशन क्या है, आपने अपना एरिया, अपने फील्ड को ही चेंज कर दिया है। यानी आप स्पोर्ट्स से म्यूजिक में चले गए, म्यूजिक से स्टडी में चले गए, इस तरह का आप चेंज करोगे, यानी आपकी फील्ड चेंज हो गई। Compensation is a type of defense mechanism in which people overachieve in one area यानी of their life to compensate for failure in other। यानी एक एरिया में अगर आप फेल हो चुके हो तो आप दूसरे एरिया को सेलेक्ट करोगे, उसको उसके थ्रू कहोगे कि चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तो वो होता है कंपनसेशन। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप सेम एरिया में अपने आप को करोगे कंपनसेट, है ना, कि चलो भाई हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आईएएस नहीं बन पाए तो चलो आईपीएस ही क्वालिफाई करते हैं, आईपीएस नहीं कर पाए तो चलो हम एसएससी सीजीएल ही क्वालिफाई करते हैं। यानी सेम एरिया वाले में अपने आप को सब्स्टिट्यूट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह बैठा दोगे। जो ज्यादा टफ है वो नहीं कर पाए तो उससे जो इजी है उसको कर पाए, है ना। दिस इज एन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन विच ओरिजिनल गोल और डिजायर आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। तो ओरिजिनल गोल आर डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अचीव है, आपका जो ओरिजिनल गोल, आप आईएएस बनना चाह रहे हो, है ना, आप आईएएस बनना चाह रहे हो, लेकिन वो क्या है, आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके कैपेबिलिटी से थोड़ी सी ऊपर की चीज है। एंड अटेम्प्ट एट अचीव देम में इन अ फेल्योर, आपको फेल्योर मिल रहा है तो आप क्या करोगे, चलो वो नहीं बन पाए तो ये तो सही। देन द इंडिविजुअल ट्राई टू लेसर द इफेक्ट ऑफ एक्चुअल फेल्योर बाय सेटिंग ए न्यू मॉडेस्ट गोल विच इज इजियर टू अटेंड। यानी ऐसा चीज जो कि मेरे दायरे में है, जिसको मैं अटेंड कर सकता हूँ, सेम फील्ड का। अब ये बहुत होता है ना, इट अकर्ड इन अ सेम एरिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपनसेट में भी वही कर रहे हैं आप, लेकिन आप क्या रहे, फील्ड को चेंज कर दे रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट से लोअर लेवल पर आप आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में, सेम एरिया में होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी कि बहुत लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, है ना, उनको ये करना रहता है, उनको मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनना रहता है। बहुत लोग क्या होता है, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नर्सिंग लाइन में चले जाता है, पारा मेडिकल कर लेते हैं, उससे नीचे के काम कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है या कोई भी ऐसी घटना घट रही है तो उसमें ना अपने आप जुड़े तो हो उससे, लेकिन आपको ऐसा बिहेव करना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अक्सर आप देखोगे कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा, एक पार्टी का कुछ ऐसा स्टेटमेंट रिलीज हो जाता है, किसी पार्टी प्रवक्ता के थ्रू गलत मैसेज फैल जाता है, तो वो दूसरे पार्टी के जो, उसी पार्टी के जो दूसरे लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं, ये उनका अपना पर्सनल थॉट था, पर्सनल फीलिंग थी, है ना, हमारा इनसे या पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज आइसोलेशन। उस कंट्रोवर्सी से पार्टी क्या करती है, अपने आप को अलग कर लेती है। पार्टी का स्टेटमेंट आ जाता है कि दिस फलाना ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, व्हाट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है ना। इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहा जहां पे हम अपने आईक्यू का, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके अपने ईगो और सुपर ईगो पे कंट्रोल करते हैं। ये कब देखते हैं हम, देखिए जैसे क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग रोने धोने में लगे रहते हैं, है ना।
वहाँ पे क्या होता है, कोई कोई ऐसे आदमी रहते हैं, उसी घर के मेंबर रहते हैं कि बहुत स्ट्रांगली काम लेते हैं, कहते हैं कि अब जो होना था वो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है तो हमको क्या करना चाहिए, अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत ही बिना आंख में आंसू लाए, बहुत ही अपने आप को स्ट्रांगली, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए, अपने आप को कंट्रोल में करते हुए वो उस अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज अवॉइडिंग फीलिंग इन एन इमोशनल सिचुएशन इंस्टेड फोकसिंग ऑन थॉट और यूजिंग लॉजिक। अपने लॉजिक को लगाते हैं, अपने IQ को लगाते हैं, अपने इंटेलिजेंस को लगाते हैं। तो पर्सन रिएक्ट टू फैक्ट एंड एक्ट ऑन देम बाय डूइंग व्हाट इज रैशनल और नेसेसरी। वो पर्सन क्या देखता है कि क्या अब जरूरी है, अब तो जो होना था वो हो गया, तो उसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन लर्न ए लव वन हैज पास अवे, किसी पर्सन का लव वन पास हो गया है ना, यानी डेथ हो गई है, एंड क्विकली बिगिन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ब्यूरनल और मेमोरियल सर्विस। ठीक है, तो ये थी आज की लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।